कक्षा 11 के समस्त विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केपलर के नियम की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का अध्ययन करेंगे। यह नियम न्यूटन ने 1687 में दिया था, जो उसके शोध प्रबंध प्रिंसिपिया में प्रकाशित हुआ था। प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया गया था। न्यूटन की यह पुस्तक है जो बहुत फेमस है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। अब गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वात्रिक नियम था, उसके आधार पर जो स्टेटमेंट दिया न्यूटन ने, उसने कहा इस विश्व में प्रत्येक पिंड मतलब प्रत्येक द्रव्यात्मक कण हर दूसरे द्रव्यात्मक कण को एक बल द्वारा आकर्षित करता है। एक बल द्वारा आकर्षित करता है मतलब कि दो द्रव्यात्मक पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन यह बोल रहा है। अब यह आकर्षण बल जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम एकदम साधारण में इस नियम को समझने का प्रयास करें तो इस न्यूटन के कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लो दो द्रव्यमान हैं, एक m1 है, एक m2, और इनके बीच की दूरी जो है r है, तो यह नियम कह रहा है कि जो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा F अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। यानी कि इन दोनों को अगर हम मिक्स करें तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब इस अनुक्रमानुपात को अगर हम हटाएं, प्रोपोर्शनैलिटी का होता है तो एक कांस्टेंट आएगा जो इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल G, m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब यहां जो हमने कांस्टेंट यूज किया है G, इसे हम लोग कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। ठीक है, तो साधारण रूप में न्यूटन ने यही कहा कि दो द्रव्यमात्मक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वे पिंड आकाशीय भी हो सकते हैं, बहुत बड़े पिंड भी हो सकते हैं, जैसे दो ग्रह भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच भी यह आकर्षण बल काम करता है। और यह छोटे पिंडों से लेकर बड़े आकाशीय पिंडों तक यह नियम, गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन ने डिफाइन किया, जो दो द्रव्यमात्मक कणों के बीच कार्य करता है, उसके कुछ गुण हैं। पहली बात तो यह एक आकर्षण बल है। यह पिंड इस पे लगाता है और यह पिंड इस पर लगाता है, मतलब यह इसको खींच रहा होता है, यह इसको खींच रहा होता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ मुख्य गुण निम्न है। यह एक प्राकृतिक बल है, इट्स द नेचुरल फोर्स। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में पढ़ा था, प्रकृति में 4 मूल बल है। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। इन 4 बलों को मूल बल माना जाता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल उनमें से एक है। नंबर 2, यह एक क्षीण बल है, यह एक वीक फोर्स है। वीक फोर्स से मतलब ये है, देखो दो द्रव्यमानों के बीच यह कार्य करता है। अगर द्रव्यमान बहुत बड़े ना हो तब तक हमको इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। दो पेन को पास में रख दिया जाए, दो चॉक्स को पास में रख दिया जाए, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, इसके कारण का भी हम पता लगाएंगे इसी लेक्चर में। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि चूंकि यह सामान्य रूप से नहीं दिखता, बड़े पिंडों में तो यह बहुत प्रभावी रूप से कार्य करता है, लेकिन छोटे जहां द्रव्यमान बहुत कम है वहां यह प्रभावी रूप से दिखाई नहीं देता,
इसलिए हम कहते हैं कि यह एक वीक फोर्स है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है यह केंद्रीय बल है, इट्स द सेंट्रल फोर्स, यानी कि यह बल जो है इन द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। मतलब इस जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा है उसी के अनुदिश कार्य करता है। जैसे यह द्रव्यमान मान लो M2 को आकर्षित कर रहा है, तो यह जो फोर्स लगेगी F21, यह फोर्स मतलब 2 को कौन आकर्षित कर रहा है? M1, तो 2 पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे। इसी तरह M2 किसको आकर्षित कर रहा होगा? M1 को, तो क्या अपनी ओर कर रहा होगा, तो हम लिखेंगे F12, यानी कि जिस पर बल लग रहा है उसको हम 1 पहले लिखे और जिसके द्वारा लग रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। पांचवा पॉइंट है यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी कि 1/r², हमने कहा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि जैसे जैसे पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी इस बल का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे पिंड एक दूसरे से दूर जाएंगे इसकी वैल्यू घटती जाएगी, और जैसे जैसे अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसके सदिश रूप की चर्चा करेंगे। सपोज करो यह कार्तीय निर्देश तंत्र है जिसको हम लोग x, y, z और यह मूल बिंदु, यहां 2 द्रव्यमान है सपोज करो, एक है M1 एक है M2। ओके, इस जो M1 द्रव्यमान है उसका जो स्थिति सदिश है उसका स्थिति सदिश है R1, और जो M2 द्रव्यमान है इसका स्थिति सदिश है R2। वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने स्थिति सदिश की चर्चा की थी। तो M1 द्रव्यमान का स्थिति सदिश जो है R1 है और इसका स्थिति सदिश R2। अब हमने फोर्स, मान लो ये बीच की दूरी जो है वो R है। अब हमें मान लो M1 के कारण M2 पर आकर्षण बल, मतलब हम इस M1 के कारण M2 पर आकर्षण बल निकालना चाहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम सामान्य रूप से तो कहता है F इक्वल्स टू G M1 M2 बटा R²। लेकिन जब हम इस तरह से डिफाइन करेंगे M2 पर M1 के कारण फोर्स, तो बेटा ध्यान देना कि यहाँ पर यह फोर्स M1 इसको किधर खींचेगा? अपनी ओर खींचेगा, तो हम इसे लिखेंगे F21। मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, दूसरे पर फोर्स लग रहा है 2 पर, और किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण, M1 के कारण M2 पर जो आकर्षण बल होगा दैट इज F21। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, वेक्टर रूप लिख रहा हूं मैं किसका? गुरुत्वाकर्षण F21 दैट इज इक्वल्स टू G M1 M2 बटा, अब जो दूरी ली जाएगी वो किधर से किधर को ली जाएगी? इधर से इधर को ली जाएगी, तो R12, 1 से 2 की दूरी दैट इज R12। अब मॉड लगा दिया, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? यूनिट वेक्टर R12। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जो दिशा को प्रदर्शित करते हैं, तो इस दिशा को जो प्रदर्शित करेगा वह कौन होगा? R12। ओके, अच्छा, अब यूनिट वेक्टर में हमने देखा था इसे कैप लगा के प्रदर्शित करें। अगर हम R लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू होती है वेक्टर R बटा मॉड ऑफ R। तो R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर R12 दैट इज इक्वल्स टू R12 बटा मॉड ऑफ R12। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो F21 दैट इज इक्वल्स टू G M1 M2 बटा R12 का क्यूब और R12। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इस R12 को हम एक और रूप डिफाइन कर सकते हैं। जो ये R12 है ये R2 -
माइनस r1 की ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू F21 दैट इक्वल्स टू G m1 m2 बटा mod of r1 माइनस r2 क्यू और r1 माइनस r2। इस तरह से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो m1 के कारण जो m2 पर आकर्षण बल लगा उसको हम लोग इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमसे कहे कि m2 के कारण m1 पर कितना फोर्स लग रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का कौन सा रूप बता रहा हूं मैं, सदिश रूप बता रहा हूं, वेक्टर फॉर्म बता रहा हूं, इसमें ध्यान देना। अब हम लोग देखेंगे m2 के कारण m1 पर आकर्षण बल, तब देखो बेटा, अब इसी चीज को फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। तो देखो m2 के कारण, अब m2 बल लगाएगा m1, आकर्षण बल लगाएगा मतलब अपनी ओर खींचेगा, तो हम क्या, मैंने क्या कहा था, जिसपे फोर्स लगेगा F12 किधर को लगेगा, तो हम लिखेंगे F12 मतलब जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा लगाया जाता है उसको बाद में लिखते हैं। F12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G m1 m2। अब डिस्टेंस की बात करो तो जब हमने डिस्टेंस इधर से ली थी तो r12, अब इधर से लेंगे तो क्या होगा r21, ये हो जाएगा r21 मॉड ऑफ r21 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r21। ध्यान से देखिए, जब हमने m2 के कारण m1 पर बल लगाया तो m1 को 1 लिखा और m2 के कारण 2 लिखा, लेकिन डिस्टेंस इधर से मेजर की इसलिए मैंने 2 लिखा। अब देखिए, अब इसी तरह से यहां पे देखिए, यहां जब हम 2 लिखेंगे तो ये भी तो 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 1। तो जब इसको यहाँ वैल्यू पुट करें तो F12 इज इक्वल्स टू G m1 m2 बटे में r21 क्यूब r21। ठीक है, तो एक फॉर्म ये हो गई। अब इसी को अगर माइनस के रूप में, अरे r2 माइनस r1 के टर्म में लिखे तो F12 दैट इज इक्वल्स टू G m1 m2 बटा मॉड ऑफ r21 माइनस r1 क्यूब r2 माइनस r। तो ये जो है न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप है, और इसे कैसे लिखना है इसको अभी मैंने डिफाइन किया। साथ में एक बात और क्लियर कर लेनी है यहाँ पे कि अगर मान लो 2 से अधिक द्रव्यमान हो, मान लो यहाँ पे कोई m3 भी द्रव्यमान हो, तो अब पूछ रहा हूं कि m1 पर कितना फोर्स लगेगा, m1 पर मान लो 3 द्रव्यमान है और पूछ रहा है कि m1 पर कितना फोर्स लगेगा। जैसे जरा मैं ऐसे सपोज करो और क्लियर करके बताऊं, मान लो कि अब एक द्रव्यमान m1 है, एक m2 है, एक m3 है, एक m4 है, और पूछ रहा हो कि m1 पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम इस पर इसके कारण पहले फोर्स निकालने, मान लो तो ये क्या लिखा जाएगा बेटा, F14, ओके, ये इसके कारण लग रहा है। फिर हम इसके कारण निकालेंगे, ये हो जाएगा F12, ये इसके कारण इस पर बल लग रहा है। इसी तरह इस तीसरे क्रम के कारण बल निकालेंगे F31, और इन तीनों का सदिश योग करेंगे। इसे बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब किसी द्रव्यमान पर अलग अलग द्रव्यमानों के कारण पहले हम बल निकालेंगे, उस बल की दिशा देखेंगे और उस दिशा के आधार पर उनका सदिश योग करेंगे। अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में भी बहुत से प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग द्रव्यमान ले लिए थे। अब इसके ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते, अब इस आकर्षण के कारण यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता था, जिसके कारण इस स्ट्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होती थी, और उस ऐंठन और इस गुरुत्वाकर्षण बल नेता दोनों से जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको इक्वेट करके, उसको बराबर करके जी का मान कैवेंडिश ने फाइंड किया था, जो कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर वैल्यू फाइंड हुई। अब हम लोग इसकी बीमा भी दे देंगे कुछ चीजों को
जानना आवश्यक है, कई बार जो है एग्जाम्स में इसका डायमेंशन बीमा पूछता है। तो देखो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, तो G को अगर हम लिखें तो ये होगा F r स्क्वायर m1 m2। अब अगर हमको G की बीमा लिखनी है तो डायमेंशन ऑफ G, जिसकी बीमा लिखनी होती है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स की बीमा, दूरी के वर्ग की बीमा बटा द्रव्यमान की बीमा, यानी कि हमें ये फाइंड करना है। तो G की बीमा क्या हो जाएगी? अच्छा, बल की बीमा, बीमा के चैप्टर हमने देखी थी mLT-2, और दूरी की बीमा लंबाई l स्क्वायर, और द्रव्यमान की बीमा m इंटू n। अगर हम देखें G की बीमा क्या हो जाएगी, देखो यहां हो जाएगा m l क्यूब और t-2, और बटे में क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ये m ऊपर जाएगा तो G की बीमा हो जाएगी m की पावर -1 l क्यूब t-2। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है, तो G की बीमा क्या होती है m-1 l क्यूब t-2। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है? G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अच्छा, अभी कुछ समय पहले मैं कह रहा था कि यह एक बहुत क्षीण बल है, वीक फोर्स है। उसका रीजन ये है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 पावर्स में, इसलिए बहुत छोटे द्रव्यमानों के मध्य यह बल बहुत प्रभावी रूप से कार्य नहीं करता। जब द्रव्यमानों का आकार बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जैसे हमारी पृथ्वी, सूर्य आदि, तो यह बल बहुत प्रभावी रूप से कार्य करने लगता है। ओके, अब गुरुत्वाकर्षण के इस नियम पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनकी चर्चा हम अब, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल m kg का द्रव्यमान रखा हुआ है। इस त्रिभुज के केंद्र, ये जो इसका केंद्र है कह रहा है G, इस त्रिभुज के केंद्र G पर रखे, यहां पर भी एक द्रव्यमान रखे जिसका मास है 2m kg के द्रव्यमान पर कितना बल आरोपित हो रहा है। अब देखो, यहां पर 3 द्रव्यमान तो शीर्ष पर रखे हैं, बीच में एक द्रव्यमान 2m रखा, केंद्र पर रखा। अच्छा, ये डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस मान लो l, यहां भी है, यहां भी है, क्योंकि केंद्र है तो चारों से बराबर है। अब पूछ रहे कि यहां पर कितना बल लगेगा, तो हम इसको अक्षों में बांट लेते हैं। सपोज करो कि इससे अच्छे ये x अक्ष, ये y अक्ष। ओके बेटा, अच्छा ये एंगल 120 डिग्री का होगा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। और ये डिस्टेंस तो l है। अब हम G पर लगने वाले टोटल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि एग्जांपल 8.2 में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो A पर रखा हुआ द्रव्यमान m है, वह इस पर कितना बल, आकर्षक बल है। तो यह इसे अपनी ओर खींचेगा बेटा, तो हम लिखेंगे F। अच्छा, किस पर लग रहा है? G पर। F G A किसके द्वारा लग रहा है? A के द्वारा लग रहा है। दैट इज इक्वल्स टू G m 2m बटा l स्क्वायर। ठीक, और किस दिशा में लग रहा है? तो देखो, हम लोग कार्तीय निर्देश तंत्र में पढ़ चुके हैं कि x के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर I दिखाता है, y के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर j दिखाता है, और z अक्ष को यूनिट वेक्टर k दिखाता है। तो किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा? j डायरेक्शन में, अपवर्ड लगेगा। ठीक है, अब इसी तरह इस द्रव्यमान जो C पर है, तो हम लिखेंगे F GC
दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी यम 2m बटा एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो कि यह इस डायरेक्शन में लगा, यानी कि एक्स अक्ष में भी जाएगा और वाई अक्ष में भी जाएगा। तो एक्स अक्ष में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, एक्स अक्ष में ये एल स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस हो गई। अब आई के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, cos 30 आई। अच्छा, इस डायरेक्शन में जो होगा माइनस साइन 30 जे। माइनस क्यों लिया बेटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसी तरह बी फोर्स के कारण देखो, जो बी पर द्रव्यमान है, यहां क्या लगेगा, एफ जी बी दैट इक्वल्स टू जी एम 2m बटा एल स्क्वायर। अच्छा, मैं इसे और पहले नीचे लिखता हूं ताकि क्लियर हो। एफ जी बी दैट इक्वल्स टू जी एम 2m बटा एल स्क्वायर। अच्छा, अब इस डायरेक्शन में जब चलेंगे माइनस कॉस 30 आई, और देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 जे, ये हो गया यूनिट वेक्टर के साथ। यानी कि ये तीन फोर्स यहां जी पर काम कर रहे हैं। तो अगर हमें टोटल फोर्स वहां निकालना है तो हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू सब वेक्टर में, वेक्टर F इज इक्वल्स टू एफ जी प्लस एफ जी सी प्लस एफ जी बी। या F इज इक्वल्स टू, टोटल करो तो जी यम 2m बटा एल स्क्वायर प्लस जी यम 2m बटा एल स्क्वायर cos 30 आई माइनस साइन 30 जे प्लस जी यम 2m बटा एल स्क्वायर माइनस cos 30 आई माइनस साइन 30 जी। अब जरा ध्यान से देखो, cos 30 आई है या माइनस cos 30 आई है, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे और माइनस के साथ ये जुड़ जाएगा। तो यहां हो जाएगा F इज इक्वल्स टू जी यम 2m एल स्क्वायर माइनस जी यम 2m बटा एल स्क्वायर साइन 30 जी और 2। क्यों, माइनस साइन 30 जी और माइनस साइन 30 जी दोनों टर्म ऐड हो गए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम देखा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, उसके सदिश रूप की चर्चा की। साथ ही हमने कैपिटल जी का मान जो कैवेंडिश ने अपने प्रयोग के द्वारा निकाला, जी इक्वल्स कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, उसकी बीमा की चर्चा की। कैवेंडिश ने इसको प्रयोग से निकाला था, इसलिए कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि जैसा एनसीईआरटी में भी लिखा है कि कैवेंडिश ने पृथ्वी को तौल दिया था कैपिटल जी की, चूंकि उसने एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाली थी। ओके बेटा, और हमने ये भी कहा था यह एक वीक फोर्स है, यह तभी प्रभावी होता है जब पिंडों के द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान 10 की पावर माइनस 24 10 की पावर प्लस 24 केजी के अकॉर्डिंग। जब बड़े द्रव्यमान होंगे, बड़े आकाशीय पिंड होंगे, तभी यह प्रभावी रूप से दिखाई देगा, सामान्य तौर पे यह हमें नहीं दिखता। अब देखो, अगर हम इस चौक को छोड़ते हैं तो ये पृथ्वी की ओर जाती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। यह इस चौक को अपनी ओर चाक भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है और पृथ्वी भी चौक को आकर्षित कर रहा है, लेकिन चौक ही पृथ्वी की ओर जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है और वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।
लेकिन अगर हम दो चौक को रखें तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, क्योंकि जी का मान बहुत, कैपिटल जी का मान बहुत कम है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यह तभी प्रभावी दिखाई देगा जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा। आज हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण की, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की, जिसे हम लोग स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान तो नियत है, लेकिन इस स्मॉल जी का मान स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ओके, अच्छा सपोज करो मान लो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी को हम गोल मान लिया, पृथ्वी बेसिकली अंडाकार है लेकिन यहां हम गोल मान लिया, और इसकी त्रिज्या जो है हमने की पृथ्वी की त्रिज्या r ली, और इसका समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र पर है जो m है। ओके, अब अगर हम यहां समीप में कोई एक स्मॉल द्रव्यमान रखते हैं, छोटा सा द्रव्यमान रखते हैं, स्मॉल, बहुत पास में, इतना पास में कि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में यह दूरी नगण्य, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वात्रिक नियम है वो कहता है कि इन दोनों पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसका मान होगा F इक्वल्स टू G, कैपिटल G m या द्रव्यमान, स्मॉल m बटा r स्क्वायर। ठीक है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से है। अब न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो कहता है कि अगर किसी द्रव्यमान पर कोई त्वरण कार्य कर रहा हो तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल्स टू m a होता है। हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा था, सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, कि F इक्वल्स टू ma होता है। अब चूंकि इस द्रव्यमान पर एक त्वरण कार्य करेगा जिसको हमने कहा स्मॉल जी, तो यह F किसके बराबर होगा, mg की, F इक्वल्स टू mg। अब चूंकि दोनों फोर्स तो एक ही या गुरुत्वाकर्षण बल है, और यह न्यूटन के दूसरे नियम से हमने निकाला, तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट करें तो ये होगा mg इज इक्वल्स टू g m बटा r स्क्वायर, m से m कट गया, तो g इज इक्वल्स टू g m बटा r स्क्वायर। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है जो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच ये संबंध को स्थापित करता है। स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई बटा आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी बात है, इस फॉर्मूले में कहीं भी इस पिंड का द्रव्यमान नहीं आता, इस पिंड का द्रव्यमान नहीं आता। इसका मतलब है कि स्मॉल जी का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर समान ऊंचाई से हम किन्हीं दो पिंडों को छोड़ें, उनके द्रव्यमान कुछ भी हो, एक 10 किलो का हो, एक 15 किलो का हो, अगर मुक्त रूप से एक ही ऊंचाई से छोड़े तो वो समान रूप से समान समय में नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन को देखेंगे। यह परिवर्तन 4 कारणों से होता है। अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाएं तो भी जी का मान घटेगा, तो भी जी के मान में परिवर्तन होगा, उसमें कमी आएगी। अगर हम पृथ्वी तल से नीचे जाएं तो भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा, उसमें कमी आएगी, दोनों ही दशाओं में कमी आएगी। ऊपर जाने पर यह कमी जरूर होगी, लेकिन जी का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। यह इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर जाने पर जी का मान घटता है परंतु शून्य कभी नहीं होता। लेकिन पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और केंद्र पर जाकर शून्य हो जाता है। तीसरा कारण हमने लिखा है पृथ्वी के आकार के कारण। क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है तो इसकी जो त्रिज्या है समान नहीं, इसकी ध्रुवीय त्रिज्या इसकी विश्व त्रिज्या से कम है, इस कारण भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। और चौथा कारण है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपनी अक्ष पर रोटेट कर रही है, घूम रही है, ऐसे मूव कर रही है,
तो घूमने के कारण भी पृथ्वी त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से इन चारों से सवाल पूछे जाते हैं। अब इनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। पृथ्वी त्वरण जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या होगा, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर क्या होगा, पृथ्वी के आकार के कारण क्या होगा और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होगा, इन सारी। अब पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। मान लो यह पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान यमी है और त्रिज्या आरी है। यह पृथ्वी है, हमने सपोज कर लिया ये पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान यमी है और त्रिज्या आरी है। अब अगर हम मान लो कि कोई छोटा सा द्रव्यमान इसकी सतह पर रखा हुआ है m, ठीक है। अब इस द्रव्यमान पर जो आकर्षण बल काम करेगा that is equals to F equals to G m e m बटा r स्क्वायर। अभी हमने कहा था और न्यूटन के सेकंड लॉ से अगर इस पे पृथ्वी त्वरण g काम कर रहा हो तो F equals to mg, that is equation number 2। इन दोनों को इक्वेट किया तो g equals to g m e बटा r स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने निकाल के रखा था। पहला देखा था कि जो यहाँ पृथ्वी त्वरण पृथ्वी तल पर होगा, ये कहाँ हम सपोज कर रहे हैं, पृथ्वी तल पर। ओके। अब अगर मान लो इस पिंड को यहां से h ऊंचाई ऊपर ले गए, कितनी ऊंचाई ऊपर ले गए बेटा, h ऊंचाई, यहां पर आ गया तो पृथ्वी त्वरण का मान तो अब बदल जाएगा ना। यहां अगर मान लो g है और यहाँ कितना हो गया g डैश, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी त्वरण का मान कम होगा, जैसा हमने बोला था। अगर मान लो यहाँ मान g जैसे है तो यहाँ पर पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर, तो g डैश मैंने कहा वैल्यू हो गई, g डैश का मान कितना हो जाएगा, g m e बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ये परिवर्तन हो गया, यहाँ आर ई था, यहाँ आर ई प्लस एच। अब अगर हम समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखो ये हो गया g डैश बटा g, दैट इज इक्वल्स टू g m e आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटा g m e बटा आर स्क्वायर। तो g m e से g m e कट गया, g डैश बटा g इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बेटा g डैश बटा g, अब आर स्क्वायर, यहां से अगर हम आर बाहर निकालें तो आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट डाउन हो गया, दैट इज इक्वल्स टू g डैश बटा g इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। तो जो हमें फॉर्मूला मिला मैं यहां लिखता हूं, g डैश इज इक्वल्स टू g इधर ले गए बटे 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मिला, यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी त्वरण के मान में जो परिवर्तन होगा वो g डैश इक्वल्स टू g ऑब्लिक 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा मान लो हम पृथ्वी तल के बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले जाए, एक केस डिस्कस करते हैं हम लोग। यदि h इज इक्वल्स टू आर ई के बराबर है, मतलब ये हाइट जो है आर ई के ही बराबर हो जाए, तो जरा इक्वेशन में मान रखो g डैश इक्वल्स टू g बटे 1 प्लस आर ई बटा आर ई का होल स्क्वायर। देखो h की जगह में आर ई लिख दिया, आर ई से आर ई कट गया, g डैश इक्वल्स टू g 1 प्लस 1
1 + 1 का होल स्क्वायर, तो g डैश इक्वल्स टू g बटा 4। यानी कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे अगर हम चले जाए तो जो पृथ्वी त्वरण का मान होगा वो पृथ्वी तल की तुलना में 1/4 रह जाएगा, पृथ्वी तल की तुलना। अब ऐसे विभिन्न सवालों में, विभिन्न आंकिक सवालों में अलग अलग मान देगा, इतनी ऊंचाई पर बताओ, इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण के मान में परिवर्तन बताओ, तो उसे हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। एक बात ध्यान देनी होगी कि ये जो h है या पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अगर बहुत कम है, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या आरी जो है हम लोग 6400 किलोमीटर कहते हैं, या हम लोग कहते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 6 मीटर। अगर इसकी तुलना मान लो दे रहा 100 मीटर, 200 मीटर, इस तरह से हो, तो एक दूसरा केस लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखेंगे। ये केस है h जो है बहुत कम हो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, लेस देन आरी, तो g डैश इज इक्वल्स टू g। अच्छा, अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन आरी की पावर -2। और फिजिक्स में सिर्फ हम एक टर्म लेते हैं बाइनोमियल का, तो 1 - 2h अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब h बहुत कम होगा आरी की तुलना में, 100-200 मीटर इस तरह से होगा। लेकिन अगर h आरी के कंपेरेबल होगा तब फॉर्मूला ये लगेगा g डैश इक्वल्स टू g 1 + h अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी त्वरण के मान में कमी आएगी, लेकिन वह मान कभी शून्य नहीं होगा।